नमस्कार दोस्तों, अपन पढ़ रहे थे कक्षा 12 की राजनीतिक विज्ञान का पार्ट नंबर फर्स्ट अपन पढ़ रहे थे, समकालीन विश्व में राजनीति। उसके अंतर्गत अपन अध्याय नंबर 3 पढ़ रहे थे, समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व। देखिए, इस पाठ के अंतर्गत मैं आपको ये बता चुका हूँ, अपन 3 लोगों की कहानी पढ़ रही थी, आब्रू, आंद्रेई और आयशा की कहानियां पढ़ी थी, जिससे अपन को ये साबित हो गया था कि इस विश्व में अमेरिकी वर्चस्व चल रहा है। इसके अलावा अपन बहुत सारे 2 ऑपरेशन पढ़ चुके थे, जिसके अंतर्गत मैंने तुमको बताया ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म, जिसमें इराक पर आक्रमण किया गया कुवैत को मुक्त कराने के लिए, वो ऑपरेशन चलाया गया था, ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। इसके अलावा अपन जो है अपन ने पढ़ा जो डेजर्ट स्टॉर्म चलाया गया था, वो चलाया गया था अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश के नेतृत्व में। इसके बाद में जो है अमेरिका के राष्ट्रपति बने बिल क्लिंटन। और अमेरिकी राजनीति में फिर से सत्ता परिवर्तन होता है। मैंने आपको बताया था कि 1992 में अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे बिल क्लिंटन, और ये 8 सालों तक अमेरिका के राष्ट्रपति रहे। सन 2000 में अमेरिका को नया राष्ट्रपति मिला, नया राष्ट्रपति बना, जिसका नाम था जॉर्ज डब्ल्यू बुश। मैंने ये बात पहले साबित कर दी थी। एक था जब प्रथम खाड़ी युद्ध लड़ा गया था, यानी ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म जब चलाया गया था, उस समय अमेरिका का राष्ट्रपति था जॉर्ज बुश। इसको कहा जाता है एच जॉर्ज बुश, एच जॉर्ज बुश। इसका एक पुत्र था जॉर्ज डब्ल्यू बुश। सन 2000 में राष्ट्रपति बनता है। अपन ने वो बातें भी पढ़ी 1999 में, जो यूगोस्लाविया में, कोसोवो में जो दिक्कत हुई थी, नाटो की सेना ने वहां पर अपना सत्ता हथिया ली थी। इसके बाद में 98 की बात अपन ने पढ़ी थी, दार es salaam और नैरोबी में जो घटनाएं हुई थी अमेरिकी दूतावास पे, उसके जवाब में अमेरिका ने चलाया था ऑपरेशन, कौन सा ऑपरेशन चलाया था? ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच के नाम से एक ऑपरेशन चलाया गया था। अब अगला पॉइंट जो अपन पढ़ने वाले हैं वो बड़ा इंटरेस्टिंग रहने वाला है। कहानी के तौर पर आप लोगों को पढ़ना है, ज्यादा लोड दिमाग में डालना नहीं है। मैं तुमको पहली बात बहुत बार बता चुका हूं कि मैं ऐसी कोई बात नहीं करूंगा जिससे दिमाग पे लोड पड़े। दिमाग पे लोड लेना ही नहीं है, बिल्कुल आराम से मस्ती से पढ़ना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए, 9/11 की घटना और आतंकवाद के विरुद्ध विश्वव्यापी युद्ध, ये पॉइंट है अपना। 9/11 की घटना कहाँ हुई थी? अमेरिका में, ठीक है ना। भारत में एक घटना प्रसिद्ध है जो खूब आपने बहुत बार सुनी होगी, 26/11, अटैक ऑफ 26/11। तो यह अटैक हुआ था कसाब के नेतृत्व में। अब देखिए 9/11 क्या है कि 11 सितंबर 2001, कब की घटना है? 11 सितंबर 2001। देखिए, कहानी सुन रहा हूं, कहानी टाइप में आप लोग पढ़ सकते हो। बहुत बार पूछा जाता है, 4 नंबर में क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम, ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम कब चलाया गया? ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम के बारे में आप क्या जानते हो? तो इसमें ही आएगा ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम, जो मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है। तो देखिए, 11 सितंबर 2001 को विभिन्न अरब देशों के देखिए, अरब कंट्रीज आप जानते हो। अरब कंट्रीज में आप ईरान है, इराक है, अफगानिस्तान है, ये सारे अरब कंट्रीज है। तो विभिन्न अरब देशों के
19 अपहरणकर्ता, कितने अपहरणकर्ता है? 19 अपहरणकर्ता ने अमेरिका के 4 व्यावसायिक विमान, ध्यान रखना तारीख, ध्यान रखना 11 सितंबर 2001 को विभिन्न अरब देशों के 19 अपहरणकर्ताओं ने अमेरिका के व्यावसायिक विमान, अमेरिका के व्यावसायिक विमान, कितने व्यावसायिक विमान? 4 व्यावसायिक विमानों को जैसे ही उन्होंने उड़ान भरी कुछ मिनटों में ही अपने कब्जे में ले लिया, यानी विमान को कर दिया हाईजैक, हाईजैक कर दिया। हाईजैक कैसे होता है विमान? भाई आपने बहुत बार सुना होगा विमान हाईजैक हो गया, बस हाईजैक हो। हाईजैक होता है कि जो कुछ लोग विमान को अपने कब्जे में कर लेते हैं। उसी प्रकार 11 सितंबर 2001 की तारीख थी, विभिन्न अरब देशों को 19 अपहरणकर्ताओं ने 4 अमेरिकी व्यावसायिक विमानों को हाईजैक कर लिया। मतलब जैसे उन्होंने उड़ान भरी, उड़ान भरने के कुछ मिनटों बाद ही उनको अपने कब्जे में ले लिया। उड़ान भरने के कुछ मिनटों बाद ही उनको अपने कब्जे में ले लिया। अब इनका जो फार्मूला था वो क्या था कि इन चारों विमानों को अमेरिका की जो है सबसे नामी इमारत जो है उनसे टकराने का, मुख्य इमारत जो है, मैं कहूं मुख्य इमारतों से टकराने का इनका लक्ष्य था। तो देखिए 4 विमान इन्होंने अपने कब्जे में लिए। तो पहला विमान कहां से टकराया? वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से टकराया। पहला विमान कहां टकराया सर? तो वर्ल्ड ट्रेड, सॉरी, पहला विमान टकराएगा, ये टकरा गया सर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। ये अमेरिका की मुख्य इमारत है, ध्यान रखना, बहुत अच्छी इमारत है। इसके उत्तरी साइड से टकराया। ये विमान किधर से टकराया? उत्तरी साइड से, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की उत्तरी साइड से। दूसरा विमान भी कहां टकराया? ये भी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की दक्षिण साइड से टकराया। 2 मुख्य इमारतों से टकरा दी। यानी इनका जो, जिन्होंने विमानों को अपहरण किया था, उनका उद्देश्य सिर्फ उन जो व्यावसायिक विमान है उनके माध्यम से उनमें बैठे लोगों और इमारतों में बैठे लोगों को नुकसान पहुंचाना। यानी आतंकवादी हमला हुआ था यहाँ पर। तो आतंकवादी को तो आप जानते ही हो, आतंकवादी क्या है? आतंकवाद होता है क्या? सिर्फ दुनिया लोगों को, बेकसूर लोगों को मारना और उनके दिलों में खौफ पैदा करना आतंकवाद का मुख्य ध्येय होता है। तो लोगों को मारने का मुख्य ध्येय। आतंकवादी ये नहीं सोचते कि हम भी मरेंगे, नहीं, वो तो मर जाए लेकिन साथ में लोग भी मरे। तो उन्होंने उनको जो विमान है उनको अपने कब्जे में ले लिया। पहला विमान वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के उत्तर साइड से टकराया, दूसरा विमान वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की दक्षिण साइड से टकराया, और ये 2 विमान हो गए, दोनों टकरा गए। और तीसरा विमान टकराया है पेंटागन से। पेंटागन क्या है? ये अमेरिकी रक्षा विभाग का मुख्यालय है। अमेरिकी रक्षा विभाग का मुख्यालय। तो तीसरा विमान किससे टकराया? पेंटागन से, जो अमेरिकी रक्षा विभाग का मुख्यालय। और चौथा विमान टकराना कहां था? इसका निशाना चूक गया। तीनों विमान अपने निशाने से टकरा गए। चौथे विमान को टकराना था अमेरिका की जो कांग्रेस है, अमेरिकी कांग्रेस की मुख्य इमारत से टकराना था, इमारत से टकराना था। लेकिन इसमें क्या हुआ? ये जो है पेंसिल्वेनिया एक जगह है अमेरिका की, पेंसिल्वेनिया के एक खेत में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। देखिए पहला विमान वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से टकराया उत्तर साइड से, दूसरा विमान दक्षिण साइड से टकराया वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के, तीसरा विमान पेंटागन से टकराया। तो पेंटागन क्या है मैंने आपको बता दिया, अमेरिकी रक्षा विभाग का मुख्यालय है। अमेरिकी रक्षा विभाग का जो मुख्यालय उसको क्या कहते हैं अमेरिका में? पेंटागन। तो उससे टकराया। चौथा विमान जो था अमेरिकी कांग्रेस से टकराना था। अब कांग्रेस क्या है? देखिए अपने यहाँ पर तो एक पार्टी है, लेकिन कांग्रेस क्या है? जैसे अपने यहाँ पर संसद कहते हैं ना, जहां पर सांसद बैठते हैं उसको संसद कहते हैं, और ऐसे ही इंग्लैंड में इसको क्या कहते हैं? पार्लियामेंट कहते हैं।
उसी प्रकार से अमेरिका की जो संसद है उसको कांग्रेस कहते हैं अमेरिका में। तो मुख्य इमारत से टकराना था, अमेरिका की जो संसद है उसकी मुख्य इमारत से तीसरा विमान टकराया, तो टकराना था चौथा विमान टकराना था, लेकिन वो पेंसिल्वेनिया के एक खेत में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। जहां तक आपको कोई परेशानी हो तो बताओ कि कब हुआ है हमला? 11 सितंबर 2001। विभिन्न अरब देशों के 19 अपहरणकर्ता, ये कहानी बहुत लंबी है, अभी चलती जाएगी। विभिन्न अरब देशों को 19 अपहरणकर्ता जिन्होंने 4 व्यावसायिक विमानों का हाईजैक किया, यानी जैसे ही उन्होंने उड़ान भरी कुछ ही मिनटों में उन्होंने उनको अपने कब्जे में ले लिया। अब इन चारों विमानों का मुख्य इमारतों से टकराना था अमेरिका की। तो पहला विमान वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जो अमेरिका की मुख्य इमारत है उससे टकराया उत्तर साइड से, दूसरा वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से टकराया दक्षिण साइड से, तीसरा पेंटागन से टकराया। पेंटागन में क्या है? पेंटागन में अमेरिकी रक्षा विभाग का मुख्यालय, तो मुख्यालय की जो मुख्य इमारत है उससे टकराया। चौथा विमान जो है वो अमेरिकी कांग्रेस यानी अमेरिकी संसद की मुख्य इमारत से टकराना था, लेकिन वो पेंसिल्वेनिया के एक खेत में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। ये बात यहाँ तक आपको पता ही क्लियर है? कोई दिक्कत हो तो बताओ, आगे देखते हैं क्या हो गया। अब देखिए इसी को 9/11 की घटना के नाम से जाना जाता है। अब देखिए आप कहोगे सर 9/11 की घटना क्यों? तो अमेरिका में क्या, जिस प्रकार से अपन तारीख लिखते हैं तो पहले लिखते हैं दिन, नंबर 2 लिखते हैं महीना और नंबर 3 लिखते हैं साल। जबकि अमेरिका में ये उल्टा लिखते हैं, पहले लिखते हैं महीना, फिर लिखते हैं दिन और फिर लिखते हैं साल। तो मैंने आपको बताया महीना कौन सा था? सितंबर, तो 9वां महीना हो गया। तारीख कितनी थी? 11। तो इस घटना को 9/11 की घटना के नाम से जाना जाता है। ठीक है। इस पूरे मामले में कितने लोग मारे गए सर? 3000 लोग मारे गए। तो ये अमेरिका में एक दिल दहलाने वाला एक घटना थी, दिल दहलाने वाला आतंकवादी जो है एक आतंकवादी घटना थी, दिल दहलाने वाली। इसकी तुलना वहां उन्होंने 1814 और 1941 की घटना से की। 1814 और 1941 की घटना से की। तो 1814 में अमेरिका में क्या हुआ था? यहाँ पर ब्रिटेन ने जो है वाशिंगटन में आगजनी की थी, यानी आग लगा दी थी ब्रिटेन के लोगों ने वाशिंगटन में। तो उस समय भी बहुत सारे आदमी मारे गए थे। उसी प्रकार से 1941 में यहां पर 1941 में अमेरिका में जापानियों ने पर्ल हार्बर पर जो है हार्बर नाम का शहर था, उस पर जो है एक तरीके से मैं कहूँ कब्जा किया था। तो उस समय इतने लोग मारे गए थे। जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे अपने ये तुलना कैसे हुई थी उसी प्रकार से हुई थी। जैसे अपने यहाँ पर राजस्थान में बांसवाड़ा जिले में भीलों पर गोलियां चलाई थी अंग्रेजों ने, भीलों पर गोलियां चलाई थी अंग्रेजों के द्वारा। तो उसे क्या कहा जाता है? उसे जो है मानगढ़ का जो हत्याकांड है, राजस्थान में हुआ था मानगढ़ हत्याकांड, उसको जलियांवाला बाग हत्याकांड से उसकी तुलना की जाती थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड से, क्योंकि जलियांवाला बाग में भी इतने लोग ही मरे थे जितने लगभग इसमें मर गए थे मानगढ़ हत्याकांड में। तो उसी प्रकार से जो 9/11 की घटना है इसकी तुलना अमेरिका में किससे की गई? 1814 में जो ब्रिटेन ने वाशिंगटन में आगजनी की थी, उस समय बहुत आदमी मरे थे। और जापानियों ने पर्ल हार्बर नामक शहर पर कब्जा किया था, तब भी इतने लोग मरे थे। ठीक है। तो अब देखिए ये हो गई 9/11 की घटना। 9/11 की घटना मैंने आपको बता दी बिल्कुल तरीके से। ठीक है। 9/11 की घटना में क्या हुआ था? 9/11 की घटना में जो 19 देशों के विभिन्न अपहरणकर्ता थे, उन्होंने जो है अमेरिका के 4 व्यावसायिक विमान जैसे उड़े तो उनको अपने कब्जे में ले लिया। कब्जे में लेने के पश्चात उनका अमेरिका की जो मुख्य इमारतों से टकराना था। तो पहला विमान वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को उत्तर साइड से टकराया, दूसरा विमान वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के दक्षिण साइड से टकराया, तीसरा विमान किससे टकराया गया? पेंटागन से टकराया, जो अमेरिकी रक्षा विभाग का
मुख्यालय था। चौथा विमान टकराना किससे था? अमेरिकी कांग्रेस से टकराना था, यानी अमेरिकी संसद से टकराना था, लेकिन वो पेंसिल्वेनिया के खेत में क्या हो गया बेटा? दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इसकी जिम्मेदारी किसने ली? इसकी जिम्मेदारी दो आतंक, जैसे देखिए पहले चलाया गया था ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच, उसमें जो अमेरिका के दूतावास थे उन पर हमला हुआ था। नैरोबी केन्या और दार एस सलाम तंजानिया के दो अमेरिकी दूतावासों पर हमला हुआ था। उसकी जिम्मेदारी किसने ली थी? अल-कायदा ने, आतंकवादी संगठन का नाम। अब इसका जिम्मेदार अमेरिका ने किसको ठहराया? दो आतंकवादी संगठन है। एक का क्या नाम था? एक का नाम तो था अल-कायदा, वही अल-कायदा, और एक का नाम था तालिबान। इन दोनों आतंकवादी संगठनों को इसका जिम्मेदार ठहराया गया। ठीक है, देखिए तालिबान, मैं आपको बता देता हूं कि तालिबान इस समय, तालिबान ने अफगानिस्तान पर शासन कर रखा है। अफगानिस्तान का राष्ट्रपति वगैरह सारा देश छोड़ के भाग चुके हैं और तालिबान इस समय वहां पर शासन की बागडोर संभाले हुए। तालिबान सत्ता में इस समय अफगानिस्तान। तो इनको, जो आतंकवादी संगठन है, इनको पूरी तरीके से मिटाने के लिए अमेरिका ने एक ऑपरेशन चलाया। उस पूरे ऑपरेशन के बारे में बता रहा हूं। 9/11 की घटना के बारे में आप जान चुके, लेकिन इसको पूरे आतंकवादी संगठन को सफा करने के लिए अमेरिका ने एक ऑपरेशन चलाया। ऑपरेशन क्या नाम था? ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम। ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम, इस नाम से ऑपरेशन चलाया। किस नाम से चलाया गया ऑपरेशन? ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम। तो देखिए इसमें जो अल-कायदा और तालिबान के अफगानिस्तान में जो ठिकाने थे उन पर बमबारी की गई, बमबारी की गई। तो तालिबान शासन के पैर जल्दी उखड़ गए, यानी तालिबान शासन के पैर जल्दी उखड़ गए। अल-कायदा भी बिल्कुल, उसके भी पैर उखड़ गए। पूरे विश्व में इसके तहत, इस फ्रीडम के तहत, इस ऑपरेशन के तहत पूरे विश्व में गिरफ्तारियां की गई। और गिरफ्तारियां कैसे की गई? जिन लोगों पर जरा सा भी शक था, जिन लोगों पर इस घटना के मामले का जरा भी शक था, थोड़ा सा भी संदेह था, तो उन लोगों की गिरफ्तारियां की गई। सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस समय भी अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र संघ की अनुमति नहीं, संयुक्त राष्ट्र संघ की अनुमति भी नहीं ली थी अमेरिका ने। और जिस देश में से गिरफ्तारियां हो रही है उस देश की सरकार की भी अनुमति नहीं, जबकि नियम यह है कि आप जिस देश से गिरफ्तारी कर रहे हैं उस देश की सरकार की अनुमति लेना आपके लिए परम आवश्यक है। लेकिन चूंकि अमेरिका का वर्चस्व है, दादा है, मैं यही साबित करना चाह रहा हूं इस पाठ के अंतर्गत, यही साबित करना चाह रहा है। पहले आपको पाठ का नाम समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व। तो अमेरिका का वर्चस्व, इसलिए ना तो इसने संयुक्त राष्ट्र संघ से अनुमति ली, ना ही इन्होंने जिस देश में से लोगों की गिरफ्तारी की जा रही है उन देश की सरकारों से इन्होंने जो है अनुमति ली। देखिए जो गिरफ्तार लोग हैं उनको अलग अलग देशों में भेजा गया, अलग अलग देशों में भेजा गया। ऐसा नहीं है कि पूरे जो गिरफ्तारियां हुई थी, गिरफ्तारियां जो लोग गिरफ्तार किए गए उन लोगों को इन्होंने अमेरिका में रखा हो ना, ऐसा भी नहीं था। इनको अलग अलग देशों में मर्जी आए जहां भी रखा गया। और संयुक्त राष्ट्र संघ के जो प्रतिनिधि इनसे मिलने के लिए तैयार हुए थे कि हमें उन जिन लोगों की आपने गिरफ्तारियां की है उन लोगों से मिला दिया जाए, तो अमेरिका ने उनको मिलने की भी अनुमति नहीं दी। यानी संयुक्त राष्ट्र संघ जो विश्व की पंचायत है उसके जो प्रतिनिधि है उनको भी उन्होंने मिलने की अनुमति नहीं दी। तो दोनों जो तालिबान और अल-कायदा दोनों आतंकवादी संगठन है, इनके पैर बहुत जल्दी उखड़ गए। इनको पूरी तरीके से तो नष्ट नहीं किया गया, क्योंकि जैसे अब जो है अपने अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना हटते तालिबान ने वहां पर कब्जा कर लिया, यानी ये आतंकवादी संगठन अब भी सक्रिय है।
ऐसा नहीं है कि इस आतंकवादी संगठन निष्क्रिय हो गया, अमेरिका ने इनको पूरी तरीके से नष्ट कर दिया, नहीं, अमेरिका ने इनको पूरी तरीके से नष्ट नहीं किया, इनके अवशेष अब भी देखे जा सकते हैं। तो आपके समझ में आया ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम क्या है। ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम की जो घटना हुई थी, आतंकवादी घटना हुई थी अमेरिका में, कब 9/11 की जो आतंकवादी घटना हुई थी, इसके जवाब में अमेरिका के, देखिए एक बात और ध्यान रखना, इस समय अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे वो कौन थे सर, वो थे जॉर्ज डब्ल्यू बुश। किसके बेटे थे, मैंने आपको बता दिया, ये बेटे थे जॉर्ज बुश के बेटे थे। तो जॉर्ज डब्ल्यू बुश उस समय राष्ट्रपति थे। तो ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम 9/11 का जो आतंकवादी हमला हुआ था अमेरिका पे, इसके जवाब में चलाया गया था और इसके तहत पूरे विश्व में गिरफ्तारियां की गई। इस 9/11 अटैक का जो जिम्मेदार ठहराया गया था, वो ठहराया गया था तालिबान और अलकायदा नामक 2 आतंकवादी संगठनों को इसका जिम्मेदार ठहराया गया था। इसके तहत विश्व में भारी भरकम तरीके से गिरफ्तारियां की गई, बहुत भयंकर तरीके से गिरफ्तारियां की गई और गिरफ्तार लोगों को अलग अलग देशों में भेजा गया। इस घटना के लिए अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र संघ की अनुमति भी नहीं ली। इसके अलावा जिन देशों से गिरफ्तारियां की गई थी उन देशों की सरकारों की भी इन्होंने अनुमति नहीं ली। इसके अलावा जो गिरफ्तार लोगों से संयुक्त राष्ट्र संघ के जो प्रतिनिधि हैं उन्होंने मिलने की मांग की थी, तो अमेरिका ने उनसे मिलने के लिए भी अनुमति नहीं दी। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताइए। कोई दिक्कत नहीं, कतई कोई टेंशन नहीं। तो अपन बहुत सारे ऑपरेशन पढ़ चुके हैं, यानी बहुत ऑपरेशन कर दिए अपन। किस किस के ऑपरेशन कर दिए, सारे ऑपरेशन कर दिए। देखिए अपन ने पढ़ लिया ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म, ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच, ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम, और एक और ऑपरेशन पढ़ लेते हैं। आज की क्लास थोड़ी ज्यादा तो नहीं, लेकिन शायद थोड़ी छोटी हो सकती है। मात्र 2 ही टॉपिक लेंगे, एक टॉपिक और पढ़ेंगे, उसका नाम है ऑपरेशन इराकी फ्रीडम। क्या नाम है उस ऑपरेशन का? उस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन इराकी फ्रीडम। देखिए इराक पर आक्रमण, पॉइंट अगला, इराक पर आक्रमण अमेरिका ने किया था। इसका कोई कारण नहीं था लेकिन कर दिया आक्रमण, इराक पर आक्रमण। और इराक पर आक्रमण करने के लिए अमेरिका ने कौन सा ऑपरेशन चलाया था? इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन इराकी फ्रीडम। देखिए 19 मार्च 2003 कब की बात है? 19 मार्च और 2003 अमेरिका के नेतृत्व में 40 देशों की मिलीजुली सेना, कितनी? 40 देशों की मिली जुली सेना ने इराक पर आक्रमण कर दिया। 40 देशों की जो मिली जुली सेना थी उसको क्या नाम दिया गया? कालिन ऑफ बिलिंग्स। का आलिम ऑफ बिलिंग्स, मतलब ये इंग्लिश का शब्द है भाई। इंग्लिश मेरी बहुत शुरू से ही बहुत ही जबरदस्त, यानी बहुत अच्छी है मेरी इंग्लिश। मेरे हमेशा इंग्लिश में अच्छे नंबर आते रहे हैं, इसीलिए मेरे पे ये सब जल्दी से याद भी नहीं होते। तो इसका आप किताब में देख लेना, का आलिन ऑफ बिलिंग्स, यानी इसको हिंदी में जरूर मैं आपको बता सकता हूं अच्छी तरीके से। आकांक्षियों का महाजोट, यानी 40 देशों की जो मिली जुली सेना थी, 40 देशों का जो मिला जुला दल था, उसका नाम क्या रखा गया? का आलिन ऑफ बिलिंग्स, या आकांक्षियों का महाजोट।
इसकी अमेरिका की अगुवाई में इस पर इराक पर आक्रमण कर दिया गया। किस पर आक्रमण कर दिया गया? इराक पर। वही बात, संयुक्त राष्ट्र संघ की अनुमति नहीं थी इस आक्रमण करने के पीछे भी संयुक्त राष्ट्र संघ की अनुमति नहीं थी यहाँ पे। लेकिन अमेरिका किसकी सुनता है? क्योंकि वर्चस्व है उसका, इसलिए इसने आक्रमण कर दिया, कोई कारण नहीं बताया। इस पर जब पूछा गया तो इसने क्या कारण बताया कि जो इराक है, इराक में खतरनाक, परमाणु कहते हैं अपन, परमाणु हथियारों का जखीरा है। यानी ये क्या हवाला दिया गया कि इराक में परमाणु हथियारों का जखीरा है या अड्डा है। यानी सामूहिक नरसंहार, सामूहिक नरसंहार की हथियार बनाने से रोकना है, रोकना है। यानी अमेरिका ने क्या हवाला दिया गया तो विश्व में बात उठी कि भाई इराक पर आक्रमण क्यों किया जा रहा, कोई कारण नहीं था, सीधा सीधा आक्रमण कर दिया। 40 देशों की मिलीजुली सेना थी जिसमें मेन कौन था? अमेरिका। तो उसने क्या कहा गया? उसने कहा कि सामूहिक नरसंहार का हथियार बनाने से रोकना है। यानी इराक जो है सामूहिक नरसंहार के हथियार बना रहा है, यानी इराक परमाणु हथियार बना रहा है, इसलिए उन परमाणु हथियारों को बनाने से रोकना हमारा उद्देश्य है। इराक में परमाणु हथियार नहीं बने। उस समय वही इराक के राष्ट्रपति कौन थे? इराक के राष्ट्रपति वही थे सद्दाम हुसैन, सद्दाम हुसैन। लेकिन ये तो मात्र अमेरिका ने कारण बताए। अमेरिका ने अपनी तरफ से क्या कारण बताया? कब हुआ हमला? पहली बात एक बार देख लो, उसके बाद मिटाऊंगा। 19 मार्च 2003 को यह हमला हुआ था। 40 देशों की मिलीजुली सेना, जिसको नाम दिया गया कॉलिग ऑफ विलिंग्स, यानी आकांक्षियों का महाजोट। इसमें संयुक्त राष्ट्र संघ की अनुमति नहीं ली गई। तो जब पूछा गया तो क्या कारण बताया अमेरिका ने कि ईरान में सामूहिक नरसंहार के हथियार बनाए जाते हैं, उन हथियारों को इराक को बनाने से रोकना हमारा मुख्य ध्येय है। और लेकिन इसमें मुख्य कारण क्या थे, उस मुख्य कारण को भी मैं बता देता हूं। देखिए, खाड़ी देश है, इराक में बहुत तरीके से तेल निकलता, तो तेल संसाधनों पर अपना अधिकार करना, तेल संसाधनों पर अधिकार पहला कारण था ये अमेरिका का आक्रमण करना। दूसरा कारण था इराक में अपनी मनपसंद की सरकार बनाना। यानी पहली बात तो है कि तेल के संसाधन, जितने भी तेल के भंडार जो है उन पर अधिकार करना। दूसरी, इराक में अपनी मनपसंद सरकार बनाना। ये अमेरिका की जो है अमेरिका की पॉलिसी थी। लेकिन उसने विश्व के तौर पर क्या कहा था? यही बात कही थी कि हम क्या है, इराक में नरसंहार के हथियार बनाए जाते हैं, उनको रोकना है। अब देखिए आगे देखिए, सद्दाम हुसैन की सरकार जल्दी गिर गई। इतना ज्यादा टाइम नहीं लगा सद्दाम हुसैन की सरकार को गिरने में, क्योंकि अमेरिका जैसे देश और उसमें 40 देश सम्मिलित हो, तो सद्दाम हुसैन की सरकार तो बहुत जल्दी गिर गई। लेकिन यहां पर अमेरिका शांति बहाल नहीं कर सका। यानी यहां पर जनता ने अमेरिका के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। जनता ने अमेरिका के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। अमेरिका अपनी यहाँ पर शांति कायम नहीं कर सका। अमेरिका अपनी मनपसंद की सरकार कायम नहीं कर सका। अमेरिका के विरुद्ध विद्रोह कर दिया जनता ने। एक सर्वे के मुताबिक कहा गया कि यहाँ पर जनता के विद्रोह के कारण 3000 तो अमेरिकी सैनिक मारे गए। कितने मारे गए अमेरिकी सैनिक? 3000। और लगभग 50,000 नागरिक मारे गए। यानी यहां वही बात आती है
जो मैंने बताई थी कि भाई 2003 में हमला होता है, पहली कहानी में मैंने आयशा वाली कहानी में बताई थी, वो डॉक्टर बनना चाहती थी, 2003 में हमला होता है, उसकी एक टांग चली जाती है। तो वही वाला खेल है यहाँ पर, वो उसके 5 मिनट बाद ले तो वो आयशा के दिल और दिमाग पर, दिल पर जो है, दिल पर अपना राज नहीं कर सके, दिमाग पर, आयशा के दिमाग पर या शरीर पर वो राज्य कर चुके थे अमेरिका सैनिक, लेकिन दिल पर वो कभी राज्य नहीं कर पाए। यही बात है सबसे बड़ी। तो यहाँ पर अमेरिका ने आक्रमण तो कर दिया और ईरान में जो है, इराक में, इराक के जो लोग हैं उन्होंने विद्रोह कर दिया। अमेरिका यहाँ पर अपनी मनपसंद की सरकार कायम नहीं कर सका, ना ही शांति कायम कर सका। तो अब देखिए वर्चस्व अपन थोड़ा सा, अब ये तो हो गया इराक पर आक्रमण की, ऑपरेशन इराक फ्रीडम चलाया गया, अमेरिका ने तेल संसाधनों पर अधिकार और इराक में अपनी मनपसंद की सरकार कायम करने के लिए ऑपरेशन चलाया था। सद्दाम हुसैन की सरकार बहुत जल्दी गिर गई क्योंकि सामना नहीं कर पाई, लेकिन अमेरिका यहाँ पर शांति कायम नहीं कर सका, यानी अपनी मनपसंद की सरकार नहीं बना सका। अमेरिका के विरुद्ध लोगों ने विद्रोह कर दिया, 3000 अमेरिकी सैनिक मारे गए, 50,000 नागरिक मारे गए लगभग में। लेकिन अब देखिए, जब विश्व राजनीति पर देखिए वर्चस्व क्या है ये पढ़ेंगे तो थोड़ा सा समझाऊंगा, मात्र थोड़ा। बाकी वर्चस्व की सारी अवधारणा, अमेरिका का वर्चस्व किस प्रकार है, कौन कौन से क्षेत्र में अमेरिका का वर्चस्व, ये अपन थोड़ा कल पढ़ेंगे। देखिए मैंने आपको बताया कि 1945 से और 1991 तक तो शक्ति का बंटवारा था, यानी एक मात्र महाशक्ति नहीं थी अमेरिका, बंटवारा था शक्ति का सोवियत संघ और अमेरिका के बीच। लेकिन जैसे शीत युद्ध समाप्त हुआ, एकदम नक्शे से गायब हो गया सोवियत संघ, तो उसके बाद में जो है पूरा विश्व एक महाशक्ति के दबदबे के, संपूर्ण विश्व एक महाशक्ति के दबदबे के नीचे था, नीचे हैं। तो इसे एक ध्रुवीय व्यवस्था कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? एक ध्रुवीय व्यवस्था। क्योंकि दो ध्रुवीय नहीं है, शक्ति का बंटवारा नहीं है, कितनी है? मात्र एक ध्रुवीय ही व्यवस्था है। देखिए जब विश्व एक ध्रुवीय हो जाए, यानी शक्ति का केंद्र विश्व में मात्र एक हो, यानी शक्ति के केंद्र कितने हो विश्व में? शक्ति के केंद्र कितने हो? शक्ति का एक ही केंद्र हो। कितना केंद्र हो शक्ति का? मात्र एक केंद्र हो। तो उस समय आप एक ध्रुवीय विश्व की जगह उसको अपन वर्चस्व शब्द से परिभाषित कर सकते हैं, वर्चस्व शब्द से वर्णित कर सकते हैं कि आज विश्व पर किसका वर्चस्व है? अमेरिका का वर्चस्व। तो जब विश्व शक्ति का केंद्र एक ही हो तो अपन उसे वर्चस्व शब्द से जो है परिभाषित करें या वर्णित करें तो ज्यादा अच्छा होगा। बाकी जो वर्चस्व है अमेरिका का, अपन सैन्य क्षेत्र में, सांस्कृतिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में जो अमेरिका का वर्चस्व है उसके बारे में चर्चा करेंगे कल। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।